देखिए लोग है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीजों को। आपको कॉपी करना है बेशरम होके। ब्रांड का नाम था द मिनिमलिस्ट। क्या किया उन्होंने, एक फॉरेन ब्रांड है द ऑर्डिनरी, उसको कॉपी कर लिया। 2025 में अपनी कंपनी यूनिलीवर को 3000 करोड़ में बेच दिया। एक छोटे व्यापारी की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने बिजनेस के धंधों के नंबर्स पे कंट्रोल नहीं रखता। सर जीएसटी चोरी ना करने से क्या क्या फायदे होते हैं एक बिजनेसमैन को? पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सिर्फ आपके जीएसटी फाइलिंग के बेसिस पे आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है। वाह। वो अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। उसको लगता है कि भाई मैं इससे आगे जा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों सरकार को ज्यादा पैसे दूं, आज ही बचा लेता हूँ। तो गुजारिश करूँ कि जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी कर दो। तो भाई ने 3.5 करोड़ रुपए बचाने के लिए मात्र 130 करोड़ का मात्र 130 करोड़ कर लिया। वाह। संजय सर, आपके एक क्लाइंट से मुलाकात हुई और बोले मैं संजय सर ने बैलेंस शीट देखी और मेरे 80% प्रोडक्ट बंद करवा दिया। हाँ, हल्दीराम पहले 13 साल सिंगल प्रोडक्ट पे काम, एंड मेरे को आज बताने की जरूरत नहीं वो कितना बड़ा एम्पायर है। आप ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमाते, आप कम काम करके ज्यादा पैसे कमाते। कौन सी 3 टॉप गलतियां एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट में करता है? सबसे पहली गलती है कि अपने प्रॉफिट रेशियोज ना पता हो। ये 5 नंबर आपकी आंखों के सामने होने चाहिए हर महीने या एटलीस्ट हर क्वार्टर। तो सप्लायर का पैसा बहुत रोक रोक के देना चाहते हैं। यूनिलीवर भी सप्लायर को पैसा देता है 140 दिन के बाद। सप्लायर के पैसे पे बिजनेस करते हैं दोनों, पर वो उनकी ब्रांड की ताकत है। या तो आप इतने बड़े बनो पहले। रेपुटेशन इज द बिगेस्ट करेंसी इन बिजनेस। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी इन बिजनेस। होता ही बिजनेस ट्रस्ट के बेसिस पे। भाई बिजनेस आपको मौके बहुत देता है, पर अगर आप उस दौरान अपने आप को ठीक कर लो तो भाई साहब आप कहाँ जा सकते हो आप सोच नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन को लेकर आया हूं एक छोटे व्यापारी के लिए। इन्हें खुद मैं बैलेंस शीट का डॉक्टर बोलता हूं और इनके सैकड़ों एविडेंस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इन्होंने सैकड़ों बिजनेसमैन के बिजनेस में केवल बैलेंस शीट की जांच करके उनकी बैलेंस शीट में जे कर्व का प्रॉफिट ला दिया। तो आज हम स्वागत करते हैं मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई संजय कथुरिया जी का। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्रेश भाई, मोस्ट ग्लैड टू बी हियर। तो संजय सर, आपने एक बात बोली कि मेहनत करो लक अपने आप साथ आ जाता है। ये छोटे व्यापारियों पे कैसे लागू होती है बात? देखिए ये छोटे व्यापारी में हर फील्ड पे लागू होती है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपना काम करते रहो, किसी दिन लक चमक जाएगा, मार्केट्स ऊपर जाएंगे, आपको फायदा दे देंगी। सेकंड है आप जॉब कर रहे हो, करते रहो, मेहनत करते रहो, किसी दिन आपको बड़ा ब्रेक मिलेगा, चाहे अपनी कंपनी में मिले दूसरे कंपनी में मिले, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली आप बिजनेस में मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन कोई ऐसा आएगा आपका नसीब चमकेगा, मार्केट्स चमकेंगी और आपको फायदा हो जाएगा। अब देखिए पेटीएम अगर आप देखें कैसे चालू हुआ था, 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, करते रहे मेहनत करते रहे 2016 का डिमोनेटाइजेशन आया, नसीब चमक गया, ठीक है। पर पॉइंट ये होता है कि लक भी आपको तब फेवर करेगा जब आप प्रिपेयर्ड होगे। तो लक जो है ना वो मिक्सचर ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अपॉर्चुनिटी है। लोग वेट करते हैं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आप किस चीज को ढूंढ रहे हो, पहले तो आपको यही नहीं पता। अगर आपको ये पता है कि आप किस चीज को ढूंढ रहे हो तो क्या आप उसके लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हो। आप चाहते हो कि भाई आपको बड़ा ऑर्डर मिल जाए एज अ स्मॉल बिजनेसमैन, आप चाहते हो कि आपको एक, समझे आप पोहा मैन्युफैक्चर करते हो इंदौर में, और आपको है कि यार बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी है फॉर एग्जांपल, और उनका पोहे का सेक्शन आ रहा है, मेरे को उसका ऑर्डर मिल जाए, पर आप तैयार भी हो उनको सर्विस करने के लिए, उस लेवल का, उस क्वालिटी का काम कर रहे हो, उस लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो कि आपको वो देखें। सो आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रिपेयर्डनेस को मैच करना पड़ता है। और प्रिपेयर्डनेस कब आती है, जब कंटिन्यूअस काम कर रहे होते हो। जब कंटिन्यूअस काम करते हो तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो, फिर आप तैयार रहते हो। संजय सर, जितना मैं आपको जानता हूँ या मैं मानता हूँ, जानता नहीं मानता हूँ, यू आर द पर्सन हु कैन डायग्नोज द बैलेंस शीट। मतलब मैं आपको बैलेंस शीट का डॉक्टर बोलता हूँ मैं अपने जब भी किसी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो एक एसएमई या एक छोटा व्यापारी या एक मंझोला व्यापारी सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है फाइनेंस को, और उसी के कारण उसको बहुत फेस करना पड़ता है। तो वो बैलेंस शीट में क्या ऐसी मिस्टेक्स करता है या अपने अकाउंटिंग में क्या ऐसी मिस्टेक्स करता है जिसके कारण वो छोटे से बड़ा नहीं बन पा रहा है? देखिए हम जिस चीज़ को ट्रैक नहीं करना सीखेंगे ना, उस चीज़ को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अब छोटे व्यापारी क्या सोचते हैं कि फाइनेंस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम फाइनेंस नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स है। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा अकाउंट्स और फाइनेंस डिफरेंस, ठीक है। अकाउंट्स, फाइनेंस वहाँ से चालू होता है जहाँ अकाउंट्स खत्म होता है, फाइनेंस वहाँ से चालू होता है जहाँ अकाउंट्स खत्म होता है, ठीक है। तो वो अमिताभ बच्चन है, मतलब हमारा फाइनेंस जो है, और अकाउंट्स जो है वो पास्ट की गतिविधियों का लेखा जोखा है जो हम कर चुके हैं। अब आप बिल बनाते हैं या बिल रिसीव करते हैं
तो वो रिकॉर्ड में आता है, तो वो अकाउंट्स हो गया। आज आपने जी 1 लाख रुपए की सर्विस किसी को दी, तो आपने बिल रेज किया, वो अकाउंट्स में आ गया, ठीक है। पर फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इन अकाउंट्स को स्टडी करके फ्यूचर और उसमें से इन्फ्रेंस निकालता है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। अब इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक ही नंबर को मैं 4 स्टेटमेंट्स दूंगा, आप बुरा अच्छा अपने आप बताना क्या है। चित्रेश भाई, मुझे मैथ्स में 40 मार्क्स आए, अच्छा है बुरा है? यदि 40 में से 40 आए तो अच्छा है। ठीक है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बेकार है बेकार है, क्योंकि मेंटली उनके माइंड में होता है ये 100 में से आया 40। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले वो बोलते हैं ये 40 नंबर खराब है। फिर मैं उनको बोलता हूं कि मुझे 50 में से 40 आए। अरे क्या बात है, मजा आ गया, बहुत अच्छा स्कोर है। 40 तो वही है, हाँ 40 में तो कोई फर्क थोड़ी आया है। हाँ, वो तो 40 से same 40। same है। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। तीसरा कॉन्टेक्स्ट है कि बाकी जो क्लास में बच्चे हैं उनका एवरेज 45 है। अब ये 40 अच्छा है कि बेकार है? बुरा है। बुरा है, ठीक है। अब चौथा कॉन्टेक्स्ट देता हूं, मुझे पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 40 आए, तो ये 40 अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो 40 ही है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि वही 40 पहले बेकार था, फिर अच्छा था, फिर बेकार था, फिर अच्छा था। कॉन्टेक्स्ट बदल। कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। और यही बिजनेस में आपको नंबर्स के साथ समझना पड़ता। और यही व्यापारी अगर थोड़ा बिजनेस में फाइनेंस को सीख जाए, हम ज्यादा नहीं करें, हम नहीं करें आपको सीएफओ बनना है, हम नहीं करें आपको बहुत डिटेल में जाना है, हम कह रहे हैं बेसिक चीज समझ लो, रेशियो एनालिसिस समझ लो। रेशियो एनालिसिस आपको एम्पावर करता है अपने बिजनेस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आज अगर मैं ठेकेदार हूं तो मैं क्या चाहूंगा, मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं लार्सन एंड टूब्रो बनना चाहता हूं। अब लार्सन एंड टूब्रो का रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है, मेरा रेवेन्यू 8 करोड़ है। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? रेशियो से कंपेयर करूंगा, क्योंकि मार्जिन्स और रेशियोज हमेशा परसेंटेज में होंगे या नंबर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं लार्सन एंड टूब्रो अपनी कलेक्शंस 77 डेज में करता है। ये रियल डेटा है, मतलब काम करता है, बिल रेस करता है और 77 डेज में वो पैसा कलेक्ट कर लेता है। अब आप देखो आप कहां पे हो। आप देखते हो जी मैं तो 150 दिन में कलेक्ट कर रहा हूं। तो अब आपको टारगेट मिल गया कि भाई साहब मैं 150 दिन पे हूं, मुझे 77 डेज पे आना है, मुझे लार्सन एंड टर्बो बनना है, तो मुझे भी उसकी एक्टिविटीज को फॉलो बस करना पड़ेगा। सिंपल सी तो बात है ना। देखिए लोग है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीजों को। आपको कॉपी करना है बेशरम होके, मॉडल करो ना। मैं किसकी तरह बनना चाहता हूं, हम कोई तो बेंचमार्क रख सकते हैं ना अपनी हाँ, लाइफ में, ठीक है। और इससे बड़ा बेंचमार्क कौन होगा कि इस इंडस्ट्री का लीडर वो है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी कंपनी में तो आप हो सकता है टीसीएस इन्फोसिस को अपना बेंचमार्क मानो, आप बैंकिंग में हो तो एचडीएफसी को आईसीआईसीआई को अपना बेंचमार्क मानो, क्योंकि वो अच्छा कर रही है ना, बराबर। तो सीख लो उनसे। आपके टीचर है वो जो उन्होंने किया वो आप कॉपी रिपीट कर लो, रिपीट कर लो, कॉपी कर लो। तो आपको टारगेट मिल गया। अब आप इंप्रूवमेंट ढूंढो, मैं कैसे जल्दी कर सकता हूं। मैं अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा, मेरा बिलिंग साइकिल अच्छा होगा, मेरी क्वालिटी अच्छी होगी। अब आप वो तरीके ढूंढो जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो, ठीक है। अब आप देखते हो कि जी ग्रॉस प्रॉफिट में लार्सन एंड टूब्रो 40 या 50% का मार्जिन कर रहा है, आप मार्जिन कर रहे हो 25% का, 30% का। तो अब आपको टारगेट मिल गया, मेरे को इसको बढ़ाना है। तो आपके लिए एक मॉडल P&L कैसी दिखनी चाहिए वो आपके सामने है। और क्या ये डेटा अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि L&T लिस्टेड है। तो क्योंकि वो लिस्टेड है तो वो डेटा अवेलेबल है आपके पास। तो एक छोटे व्यापारी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने बिजनेस के धंधों के नंबर्स पे कंट्रोल नहीं रखता। मैं सबसे मिलता हूं, मैं सिर्फ उनसे एक चीज पूछता हूं कि भाई साहब आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है? फिर वो बोलते हैं 10% है। मैं बोलता हूँ नेट है, एबिटा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ईबिट है, पीबीटी है, क्या है? तो बोलते ये होता क्या है? ये क्या शब्द बोल दिया आपने? तो क्या आप बिजनेस चला रहे हो, 100 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, इतना नहीं सीख सकते? मैं तो, किसी ने मुझे पूछा पीछे कि आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करोगे, मैं तो गुजारिश करूंगा कि जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी कर दो। बहुत बढ़िया कि पहले एक टेस्ट होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अगर आप उसको पार करोगे तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इशू होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, आप धंधा ही नहीं कर सकते। जाओ यार, आप बैंक का पैसा ले रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो, उनकी ज़िंदगी ताक पे डाल रहे हो, सप्लायर का क्रेडिट हो रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आएगा तो सबको लेके डूब जाओगे। ठीक बात है। तो रूट पे ठीक कर देते हैं ना चीज़ों को। तो चलो ये तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं
मिस्टर संजय गुप्ता से मिला. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ APL अपोलो ट्यूब्स, लिस्टेड कंपनी है. उस समय 5 या 6 साल पहले मिला था. तब वो कंपनी का मार्केट कैप 3,000 करोड़ था, अब शायद 50,000 करोड़ है. 3,000 से 50,000 करोड़ है. और मैंने उस दिन भाप लिया था कि ये आदमी बहुत आगे जाएगा. कैसे भापा था पता है? जब वो बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे मेरा बिजनेस का करंट रेशियो इतना होना चाहिए, मेरा बिजनेस का पैट मार्जिन इतना होना चाहिए. और उन्होंने बोला मैं महीने में एक मीटिंग लेता हूँ, मीटिंग में मेरी टीम को पता है मेरे को कौन सा रेशियो कितना देखना है. ठीक है, वो उस महीने का वो रेशियो निकाल के लाती है. अगर तो वो मेरे रेशियो से जितना या बेहतर है तो कोई चर्चा ही नहीं है, बात ही नहीं करनी. फिर मीटिंग करनी नहीं है. नहीं उतने उस मुद्दे पे बात नहीं करनी. अगर कोई रेशियो ठीक नहीं है तो इनको पता है लाला जी नहीं सुनेंगे. फिर कोई कहानी कथा नहीं चलेगी. कहानी कथा ये चलेगी अगले महीने ठीक कैसे होगा, व्हाट आर योर एक्शंस टू इम्प्रूव इट. तो होता क्या, जब आप रेशियोज पे कंट्रोल रखते हो ना, तो आप बिजनेस पे कंट्रोल रख लेते हो. जैसे मैंने बताया ना 40-40-40-40, तो आपको रेशियो एनालिसिस एक छोटे व्यापारी को आना चाहिए. बहुत मुश्किल नहीं है, गुना भाग है जो बचपन में सीखा था. छोटी छोटी चीज़ें हैं. अभी एक कंपनी जब, और देखिए आप ये सोचिए कि आपकी कंपनी कल को लिस्ट होगी तो एनालिस्ट आपकी कंपनी को कैसे देखेगा? वो ऐसे ही देखेगा. वो आपकी कंपनी के रेशियोज ही निकालेगा, क्योंकि वो लार्सन एंड टुब्रो को भी ऐसे ही दिखता है. तो आज ही क्यों नहीं तैयारी कर लेते? आपका अगर मन में इच्छा है कि आपको आगे जाके लिस्ट कराना है, फंडिंग लेनी है, इक्विटी लेनी है, डाइल्यूट करना है स्टेक को, तो भाई उस टाइम लोग पूछेंगे आपसे. उस टाइम कोई बख्शेगा थोड़ी आपको. एग्रीड. सो ऐसी एक एनालिस्ट ने एक कंपनी का फ्रॉड पकड़ा था सिर्फ एक रेशियो एनालिसिस से. अर्ली 90s की बात है. एक IT कंपनी थी, बहुत फेमस हो रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी. और सब लोग बड़े हैरान कि देखो TCS इन्फोसिस एक जगह और ये अपनी अलग चल रही है गाड़ी एक जगह. शायद तब TCS नहीं थी लिस्टेड, कोई मतलब इन्फोसिस थी लिस्टेड. सत्यम की बात कर रहे हैं? नहीं सत्यम नहीं, कोई और कंपनी थी. वो तो बहुत जल्दी डिलिस्ट हो गई थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे. और उसमें क्या हुआ, कंपनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अब एक एनालिस्ट को थोड़ा खटका मामला, यार ये कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है यार, इतना तो तेज़ी से बेचारा इन्फोसिस नहीं बढ़ रहा. अच्छा, इन्फोसिस बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, ठीक है, और वो अपने एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत नोन है, फेमस है. तो इन्होंने, वो बंदे ने क्या किया, वो उसने देखा कि मैं ना ये देखता हूँ कि इस कंपनी का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सैलरी कॉस्ट कितना है. रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सैलरी कॉस्ट. हाँ, मतलब समझो इस कंपनी का 100 करोड़ का रेवेन्यू है, सैलरी 5 करोड़ है, तो 20 टाइम्स हो गया. मतलब 5 करोड़ का सैलरी पे 100 करोड़ का धंधा ला रहा है. ठीक है, तो उन्होंने उस कंपनी का निकाला और सेम इन्फोसिस का निकाला. उस कंपनी का रेशियो इन्फोसिस के रेशियो से 4 गुना ज़्यादा था. ओके. ठीक है, अब कम सैलरी में ज़्यादा काम करवा रहे थे. हाँ, कम सैलरीज देके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा करा रहे थे. अब उसको समझ आ गया, बोले भाई ये गोची है. अगर इंडस्ट्री का लीडर X पे है तो तुम 4X पे नहीं हो सकते. हाँ, 1.5 हो सकते हाँ, मतलब 1.5 गुना हो सकते हो, 75 पैसा हो सकते हो, मतलब एक रेंज में हो सकते हो. 15% का कम ज़्यादा. हाँ, 15-20% ऊपर नीचे हो सकते हो. हाँ. ठीक है, अगर इंडस्ट्री का लीडर X पे है तो तुम्हारे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो सकते. तब उसने और खंगालना चालू किया तो पता चला फेक बिलिंग का केस था. बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फेक बिलिंग हो रही थी. ऑब्वियसली ये रेशियो बढ़ना था. अब सोचो, हाँ कच्चा पक्का वाला. हाँ, मतलब वो फेक बिल्स लेकर रेवेन्यू बढ़ा रहा था, प्रॉफिट बढ़ा रहा था, शेयर प्राइस पंप कर रहा था. तो अब आप सोचो, एक छोटे से रेशियो ने पूरी पोल खोल दी कंपनी की. तो ये पावर है रेशियो एनालिसिस की. अगला सवाल भी कुछ इसके इर्द गिर्द ही था. छोटे व्यापारियों में एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा मैं सोचता हूँ, आप उस पर प्रकाश डालिएगा. वो कच्चे में ही धंधा करना चाहते हैं, पक्के में धंधा नहीं करना चाहते. तो कुछ ऐसी चीज़ें आज ऑडियंस को बताइए कि पक्के में बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं जिससे लोग ये कच्चे में धंधा करना कोशिश करें, कम से कम हो सके. तो ये इस मिसकंसेप्शन पे थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए. छोटे बिजनेसमैन कच्चे में बिजनेस करने से बहुत प्यार करता है, तो उससे क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं? देखिए, भारत में बहुत समय से कच्चे में लोग बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे तो कच्चे के बिना जनरली काम होता ही नहीं. और ये छोटे व्यापारी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बोले सर हम जैसे ही चेक में जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो इसको मैं बड़ा साधारण सिंपल तरीके से समझाता हूँ. ठीक है, हम एक 2 कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं. कंपनी A है, ठीक है, रमेश प्राइवेट लिमिटेड. तो रमेश प्राइवेट लिमिटेड का रेवेन्यू है 100 करोड़. ठीक है, खर्चा है
70 करोड़, प्रॉफिट है 30 करोड़, टैक्स देता है 10 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है 20 करोड़। ठीक है जी। वहीं सुरेश प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रेवेन्यू है 100 करोड़, उसका भी खर्चा है 70 करोड़, पर क्योंकि उसको कच्चा चाहिए तो वो ओवर कॉस्टिंग कर देता है, 70 करोड़ को वो 80 कर देता है। ठीक है जी। 80 करोड़ कर दिया, 80 करोड़ पे उसका प्रॉफिट बनता है 20 करोड़, उसका टैक्स बनता है करीबन 6.5 करोड़, और उसका प्रॉफिट बच जाता है 13 करोड़ 40 लाख रुपए। 10 वो बच गया, ठीक है, और 3.5 ये बच गया। 13 करोड़ 40 लाख रुपए ये हो गया। और टैक्स उसने कितना दिया था? 10 करोड़ दिया था, इसने 5 करोड़ दिया। 6.5 3.5 करोड़ का उसने टैक्स बचा लिया। ठीक है, और जो 10 करोड़ था वो कैश में घर में पड़ा हुआ है उसके। अब रमेश प्राइवेट लिमिटेड और सुरेश प्राइवेट लिमिटेड दोनों सोचते हैं कि हम आईपीओ जाएंगे। तो आईपीओ में एक रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, अर्निंग होती है कमाई, प्राइस मतलब मार्केट आपको क्या भाव में आपकी कंपनी में निवेश करेगी। अब समझिए 20 गुने का प्राइस टू अर्निंग दोनों को मिलता है। तो रमेश प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 20 का प्रॉफिट दिखा रही है, उसको 20 की मल्टीपल मिला तो उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 400 करोड़। यहीं सुरेश प्राइवेट लिमिटेड 13.5 करोड़ का पैट दिखा रही है, तो उसका 20 हुआ, 13.5 करोड़ का 20 वो कितना हुआ? 270 करोड़ हुआ। तो भाई ने 3.5 करोड़ रुपए बचाने के लिए मात्र 130 करोड़ का नुकसान मात्र 130 करोड़ कर लिया। वाह। तो इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। मतलब आप कोई भी कीमत पे पैसे बचा रहे हो। तो अगर आपको जीवन में कभी भी आईपीओ जाना है, प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड करना है, शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, तो आपको कच्चा बंद करना पड़ेगा। और जिस कंपनी के बारे में ये पता चल जाता है कि ये कच्चे में काम करती है, और देखिए मार्केट बहुत छोटी है, आप सोचेंगे कि जनता को नहीं पता चलेगा, सबको पता चल जाता है। मार्केट में बात घूम जाती है, आप ही का एम्प्लॉय बता देता है, घर में सारे विभीषण काफ़ी बैठे होते हैं तो वो बता देते हैं, और उसी में आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। तो अगर तो आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, तो ये चवन्नी पक्का बंद करो और मेन धारा में आ जाओ। और यदि आप 5-10 करोड़ में और सेटिस्फाइड अगर आपको सेटिस्फाइड हो तो करते रहो जो कर रहे हो, जब तक पकड़े नहीं जाते। जिस दिन पकड़े जाओगे सब कुछ वैसे ही निकल जाएगा, आपका साफ सफाई वैसे ही हो जाएगी आपकी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। अगर आप एक कॉर्पोरेट बनना चाहते हो, आप चाहते हो लेगेसी बिजनेसेस बने, यानी कि आपका बिजनेस आपके जाने के बाद भी ठीक से चले, तो टीम बनाना, पक्के में काम करना, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर आप चाहते हो नहीं जी ठीक है हम तो ऐसे करें वैसे करें, खुश हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, जब है ना एम्प्लॉयज़ को पता चलता है ना मेरा बॉस टैक्स की चोरी कर रहा है, तो एम्प्लॉय भी चोरी करने लग जाता है। क्योंकि उसको लग रहा है यार मेरा बॉस तो टैक्स की चोरी करके पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। बहुत गहरी बात है। ठीक है, आपका आचरण जो है, आपका आचरण जिस तरीके का भी होगा, आपकी टीम का भी आचरण वैसा हो जाता है। फिर वो भी वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही काम करने लग जाते हैं। वो देखते हैं यार सेठ जी करप्ट हो गए तो हम भी करप्ट हो जाते हैं, चलो सेठ जी जो है पैसा निकाल रहे हैं कंपनी से, साइफन, इस वर्ड को साइफन कहते हैं, तो साइफनिंग कर रहे हैं, चलो यार हम भी बहती गंगा में हाथ गीले कर लेते हैं, हम भी परचेज महंगे कर लेते हैं। और सेठ जी को भी पता होता है कि इनको पता है कि मैं साइफनिंग हाँ, कर रहा तो हूं, वो भी कुछ आंख बोल बंद नहीं करके पाते। करते हैं, क्योंकि भाई कोई action नहीं ले हाँ पाते। वो भी तो भाई अब क्या कहते हैं कांच के दीवार के घर में लाइट ऑन करके कपड़े बदल रहे हैं, हाँ। तो पता है उनको कि सब देख रहे हैं, तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, तो एक लीडर जो होता है ना कंपनी का, जो मालिक होता है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि क्या मैसेजिंग जा रही है नीचे, क्या हो रहा है, क्या पब्लिक सोच रही है, क्योंकि ये सारी मैसेजिंग बाहर वाली मार्केट को भी जाती है। और रेप्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बिगड़ जाती है तो वापस नहीं आती। जैसे सिबिल का स्कोर अगर एक बार कम हो जाए ना, तो वापस तो आ जाता है पर उतना वापस नहीं आता जितना पहले था। तो रेप्यूटेशन भी वैसी है, एक बार नीचे जाएगी ना तो वापस ऊपर आना आ सकती है, पर उतना ट्रस्ट वापस नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने हमारे लाइफ में देख लिए हैं कि वो ऐसा फॉल होता है, फिर वो उठता ही नहीं है, वेकअप होना उसका बहुत मुश्किल जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल बैक होना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए छोटे व्यापारी को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या मैं इसको अपना नॉर्मल बिजनेस चलाऊंगा। नॉर्मल चलाओगे तो चलाओ, जब तक आप पकड़े नहीं जाते। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन 1 भी रुपया नहीं बचेगा आपका। और जो हैसल होगा, रात को परेशानी होगी, अच्छा आप पक्का कच्चा खुद तो मैनेज करोगे नहीं, आप एम्प्लॉयज़ के माध्यम से करोगे। अब आपको क्या पता वहाँ क्या लीकेज हो रही है, कौन क्या 50,000 की गड्डी साफ कर गया, कुछ पता नहीं चलता। कब तक कितना कंट्रोल रख लोगे। पर यही अगर आपने बहुत सारी शॉप्स खोल दी, आपका एक रिटेल का बिजनेस है, आपने 20 शॉप खोल दी, चेक में आया जा रहा पैसा, आने तो क्या प्रॉब्लम है।
चलने दो बिजनेस। एक बार मैं एकम ड्रग्स, बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, उनके चेयरमैन से मिला। एकम ड्रग्स। एकम ड्रग्स ये इंडिया और ग्लोबली सारे बड़े ब्रांड्स, जितने भी फार्मा ब्रांड्स हैं, उनके लिए दवाई B2B मैन्युफैक्चर करती है। मतलब गोली उनको बना के देती है, वो पैकेज अपना नाम डाल देते हैं, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, रम्बैक्सी हो गया, ये लोग हो गया। तो ये लोग के लिए काम करती है। गुड टर्नओवर, 4000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। बड़े सरल व्यक्ति हैं, मतलब उनके जो फाउंडर। ऑडियंस के लिए समझाते हैं, वाइट लेबलिंग करती है वो। वाइट लेबलिंग, हाँ, बड़ी एकदम company। प्योर वाइट लेबलिंग का काम करती है बेसिकली। और उनके ओनर से मिला तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते देखो संजय भाई, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और मेरे भाई ने, हमने सोचा था हम जीवन भर में दोनों 10-10 करोड़ रुपए कमा लें, बहुत है। ठीक है। बोलते वो हमने पहले 2 साल में ही कमा लिए। बोलते अब क्या कच्चा, क्या पक्का, क्या चोरी, क्या क्यों करना, अच्छे से बिजनेस करेंगे ना। बहुत गहरी बात है। बहुत प्यारी बात बोली उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो अब वो बिजनेस बढ़ा रहे, आज लिस्टेड कंपनी हो गए, आज उनका नाम है मार्केट में। तो आपको क्या चाहिए, आपको पहले वो डिसाइड करना है। मेरा अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही था कि जिनका शॉर्ट टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म विजन है, वो कच्चे करते रहें। जिनकी छोटी सी भूख है, हाँ, वो कच्चा करते रहें। पर जिनकी लॉन्ग टर्म भूख है, लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं, हाँ, तो उनको तो पक्के में आना ही पड़ेगा, चाहे आ जाए या गवर्नमेंट का डंडा। हाँ, कैसे भी आना ही पड़ेगा। और अगर आज आप ये डिसाइड करते हैं, लेट्स से आपने ये पॉडकास्ट देखा, आप मोटिवेट हो गए कि नहीं जी मेरे को करना है, नो प्रॉब्लम। देखिए आप अभी बात समझिए, भारत बहुत आगे जाने वाला है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर्स सारी कंपनीज का मिला के $4 ट्रिलियन नहीं है। और वहां पे एनवीडिया एक कंपनी $4 ट्रिलियन की है यूएसए में। ठीक है, ये पहला डेटा पॉइंट हो गया। दूसरा डेटा पॉइंट है, भारत में आज मात्र 6000 कंपनीज लिस्टेड है, सिर्फ 6000। 150 करोड़ की आबादी में 6000 कंपनी लिस्टेड है। और जिसमें आज जो एसएमई रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो 6.5 करोड़ है। मतलब 6.5 करोड़ में से 6000 रजिस्टर्ड हैं। हाँ, तो आप देखिए कितना बड़ा वाइट स्पेस है, 6 करोड़ 44 लाख का कितना बड़ा टैम्स scope है, बाकी कितना अभी। बड़ा स्कोप है। हाँ। तीसरी चीज, आप इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है, इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है रिलायंस, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो वर्ल्ड में 64th नंबर पे आती है। पहली 63 कंपनी में हम है ही नहीं, पहली 10 तो छोड़ो, पहली 63 में ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस है कि अपने इंडिया से भी और बड़ी कंपनीज निकलनी बाकी है। चौथी चीज, इंडिया में, इंडिया का जो टोटल म्यूचुअल फंड का AUM है, जितना म्यूचुअल फंड का AUM है, वो करीबन 72 लाख करोड़ है। अगर मैं ट्रिलियन डॉलर में बात करूं तो 0.9 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन भी नहीं हुआ। 1 ट्रिलियन भी नहीं है। यूएसए का ये नंबर 31 ट्रिलियन है। मतलब 1 से 30 तक की 31 31 गुना है अभी का भी हमारे पास स्कोप है। और 31 गुना बहुत बड़ा नंबर होता है। हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 2-3 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ट्रिलियन और डॉलर्स की बात चल रही है। तो 0.9 ट्रिलियन डॉलर वर्सेस 31.1 ट्रिलियन डॉलर। अगर चाइना भी देख लो आप, चाइना इज 5 ट्रिलियन डॉलर्स, 5 गुना ज्यादा हमसे। अभी भी 5 गुना ज्यादा हमसे। तो हमें चाइना बनना है अभी पहले, तो फिर यूएस बनेंगे हम 31 टाइम्स। तो आप सोचो, इन्वेस्टर का पैसा आने वाला है मार्केट में, अच्छी अच्छी कंपनीज आने वाली है मार्केट में। और सबसे बड़ी वेल्थ किसकी बनती है? जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। और सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास होते हैं? फाउंडर के पास। फाउंडर के पास होते हैं। तो क्यों आप वंचित रहना चाहते हो इस अपॉर्चुनिटी से? जस्ट बिकॉज आपको कुछ 2-5 करोड़ रुपए का चिल्लड़बाजी चाहिए कि मैं घर पे ईंटें लगा लूँ, सरिया खरीद लूँ सस्ता, और कैश में दे दूँ पैसे, लेबर को कैश में दे दूँ। ये क्या छोटी अगला सोच। सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही था कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, तो जैसे ही उसके पास पैसा आता है, तो सबसे पहला काम उसका होता है घर बनाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना, यही स्टाइफंड कर करके पैसा बना के। और फिर एक समय पे पैसा इतना निकाल लेता है कि फिर वो बिजनेस की ग्रोथ में भी पैसा नहीं लगा पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कारण बिजनेस डूब जाता सस्टेन नहीं होता है। तो ऐसे व्यापारियों को क्यों ऐसा वो करते हैं, एक तो वो माइंडसेट समझना चाहूँगा कि क्यों ऐसा करते हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं, वो आप थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को कि ये ना करके ज़्यादा फायदेमंद आप रहोगे। तो वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। देखिए, मैंने जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समझा है, वो ना बाय चॉइस बिजनेसमैन नहीं बने, बाय फोर्स बने। जो ऐसा करते हैं, हाँ, जो मेजरली ऐसा करते हैं। बाय चॉइस का मतलब ये होता है कि, बाय फोर्स का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति को छोटे गांव में था,
वहाँ कोई पनवाड़ी की दुकान पे था या फरसान वाले की दुकान पे काम करता था, उसको समझ आया चलो फरसान अच्छी बना सकता हूँ, वो अपना रेडी लगाता है, रेडी चल पड़ती है तो थोड़ी सी छोटी सी दुकान ले लेता है, फिर थोड़ी छोटी दुकान लेता है, फिर थोड़ी वो बड़ी हो जाती है। पर ये उसने सोचा नहीं था, उसने सोचा था मैं वो 10,000 कमा लूँगा, विदाउट प्लानिंग बन गया वो। विदाउट प्लानिंग बन गया, बाई चांस बन गया। और क्यों बना? क्योंकि जब वो फरसान वाले के यहाँ काम करता था तो 18-18 घंटे काम करता था, थप्पड़ खाता था, 6,000 रुपये नहीं मिलते थे उसको, उसमें उसका घर नहीं चलता, तो उसको लगा कि यार कुछ अपना ही कर लेता हूँ। मजबूरी में किया उसने, ठीक है, आउट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं किया, आउट ऑफ चॉइस नहीं किया कि मैं Beautifully कुछ बात। क्रिएट करूँगा। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो महीने का 15 लाख कमाने लग जाता है 2-3 साल में, 20 लाख कमा, तो यार तो बहुत पैसा है यार। फिर उसको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलता है या कोई उसका दोस्त मिलता है, बोलता है यार तू 6 लाख रुपए सरकार को दे देगा टैक्स में, 20 लाख तो तेरी कमाई है, तो 30, तू ये कर ले, तू बिल ले ले, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। तो हाँ यार, उसने सोचा ही नहीं था मैं आगे कितना कमा सकता हूँ। उसको लगता है यही मेरी जिंदगी भाई, मैं इतना ही बनाने के लिए बना था। मतलब अवेयरनेस की कमी है। वो अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, उसको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको लगता है कि भाई मैं इससे आगे जा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों सरकार को ज्यादा पैसे दूं, आज ही बचा लेता हूं। वो क्रिएट करने का सोचता ही नहीं कभी। बहुत डेप्थ वाली बात है संजय सर कि उसको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है और वो चॉइस से आया भी नहीं था। हाँ, तो उसको जितना मिल गया वो उसमें ही खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। और उसी वो मैक्स आउट करना चाहता है, उसी को ऑप्टिमाइज करना चाहता है। तो ऑप्टिमाइज करने का एक ही तरीका है, टैक्स बचाओ, खर्चे कट करो। अब खर्चे तो एक लेवल के बाद नहीं कट होते बिजनेस में, तो भाई आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हफ्ता चाहिए, जो और कुछ है। फेक बिलिंग भी करोगे, हाँ। कितने ही करोगे, कैश कैसे नहीं, संभालोगे? एंड ऑफ द डे आपको एक ही तरीका है बचाने का पैसा, बड़ा पैसा बचाने का, कि आप टैक्स की चोरी करो फिर लास्ट में, और क्या, क्योंकि 25-30% टैक्स है। तो ये आदमी सोच ही नहीं पा रहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। अब आप सोचो, मैं कह रहा हूँ एक आदमी से मैं 2019 में मिला जो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप पे बैठा था, और वही आदमी 2026 में आप चेक कर लो 50,000 की मार्केट, 25 में सॉरी 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पे बैठा, 17 टाइम्स का ग्रोथ है। पर उसको स्ट्रेटेजिकली पता था मैं ये अचीव करूंगा, क्योंकि वो बिजनेस ही वांट टू डू दैट। उसको पता था, इसीलिए उसने कच्ची चोरी नहीं करी। उसने लिस्टेड कंपनी करी, उसने प्रॉपरली उसमें धंधा किया, और आज बेंटले लेके जो गाड़ी चाहिए वो लेता है। हाँ, तो 50,000 करोड़ का 1% भी निकालेगा तो भी कोई मालिक भी है ना गाड़ी भाई, खरीद सकता उसके पास 40% शेयर है कंपनी के, वो 20,000 करोड़ का मालिक है। है। अब वो 1% 200 करोड़ भी का घर निकालेगा। ले सकता है, 400 करोड़ का घर ले। आप दीपेंद्र गोयल को देख लो, वो क्या कर रहा है, थोड़ी तो स्टेक है उसके पास, पर चीज बहुत बड़ी क्रिएट करती। तो आई थिंक हमारे यहाँ जितने छोटे व्यापारी हैं वो आउट ऑफ चॉइस बने नहीं थे, वो आउट ऑफ फोर्स बने थे, और उनको खुद पे विश्वास नहीं है। वो सिस्टम्स, वो ना अपने ऊपर निवेश नहीं करना चाहते। लर्निंग कल्चर अभी भी आया है इंडिया में पिछले 5-6 साल में, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत पुश किया इस चीज़ को कि आया है लर्निंग कल्चर, पर अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हम हर चीज़ में प्योर मनी आरओआई ढूंढ रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगर हम लर्न करेंगे तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके। तो आई थिंक धीरे धीरे ये कल्चर आना चाहिए, हर छोटे व्यापारी को बड़ा सोचना चाहिए। और अभी देखिए इंडिया में बहुत बड़ी कंसोलिडेशंस होंगी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2020 में कोविड के टाइम पे 2 लड़के जयपुर, उनका जॉब चला गया, आ गए, ठीक है। उन्होंने बोला हम एक ब्रांड बनाएंगे, उस ब्रांड का नाम था द मिनिमलिस्ट। द मिनिमलिस्ट, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक फॉरेन ब्रांड है द ऑर्डिनरी, उसको कॉपी कर लिया, सेम काम चालू कर दिया, बस प्रोडक्ट पे फोकस किया, क्वालिटी पे फोकस किया, SKU कम रखे, धंधा बनाना चालू कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस चला, ब्रांड बना, D2C किया, टीम बनाई, सब कुछ बहुत बढ़िया किया। 2025 में अपनी कंपनी को, यूनिलीवर को 3,000 करोड़ में बेच दिया। 2020 में शुरू किया, 2020 में शुरू किया और 2025 में 3,000 करोड़ में कंपनी को बेच दिया। ठीक है। तब तक शेयर होल्डर दोनों भाइयों के पास मिला के कुल 60% के आसपास बचा था, यानी 1800 करोड़ रुपए उन्होंने, यानी 901 भाई को, बनाया। 901 भाई को। बाकी निवेशक थे और कंपनी में 6% के मालिक एम्प्लॉइज थे। तो 180 करोड़ तो एम्प्लॉइज को बना के दे दिया, ठीक है। पता नहीं कितनों को बना के दिया, बट बना के दे दिया, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा बना के दे दिया। अब आप ये जर्नी देखो, अगर आप भी ये काम करोगे तो भी ये जर्नी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर वो तो पढ़े लिखे लोग थे, तो ले लो दूसरा एग्जाम्पल, संजीव जुनेजा, ठीक है। तो हर 4-6 साल में कोई ना कोई कंपनी बना देते हैं। आज उनके ब्रांड्स चल रहे हैं, डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा और सच्ची सहेली, बेच दिया, ठीक है। और उनका पहला ब्रांड कौन सा था, उनका पहला ब्रांड था वो हेयर ऑयल, केश किंग बनाया। अच्छा, ये तो कोई ऐसे नहीं कि बहुत ही सेलिब्रेटेड बिजनेसमैन है, एक आम छोटा व्यापारी। हाँ, जब तक उन्होंने केश किंग नहीं बेचा तब तक कोई जानता ही नहीं था उनको। उन्होंने धंधा बनाया, छोटे गांव में जाके
रिटेल खड़ा किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा किया, 350 करोड़ पे कंपनी को लाए, 1700 करोड़ पे इमामी में उठा लिया उसको, 1700 करोड़ ने दिया इमामी ने मतलब और ये उठा लिया। अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी छोटा बिजनेसमैन इतना बड़ा धंधा बना सकता है, एक ही प्रोडक्ट पे बनाया एक ही प्रोडक्ट पे बनाया था उन्होंने। अब क्या आप ऐसी सोच नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? और जिंदगी एक बार की है, पंट तो लो यार। आप तो बिजनेस में आ ही गए हो ना, बिजनेस होता ही पंट है। करो तो सही, मेहनत तो करो। आज वो देखो ब्रांड पे ब्रांड, ब्रांड पे ब्रांड बनाते रहते हैं। और एक बार एंड क्या लाइफस्टाइल जीते हैं अगर आप देखो कभी उनको, मतलब एंड ही डिजर्व्स इट यार। उस आदमी ने मेहनत करके इतना बड़ा ब्रांड बेचा, इतना पैसा इकट्ठा किया। एक बार उन्होंने एक सक्सेस की पूरी जर्नी बना ली, फिर उसी जर्नी को खाली वो फोटो कॉपी कर रहे हैं बस और हर 3-4 साल में नया ब्रांड हर बनाओ और 3-4 बेच दो, साल में नया ब्रांड बनाओ बेच दो। और ये भूखे शेर बैठे हैं सारे आपके बड़े जितने यूनिलिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, आईटीसीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको तो रोज चाहिए नया। योगा बार की फाउंडर, उसने भी यही किया, करीबन 250-300 करोड़ में कंपनी बेच दी। आप क्यों नहीं ये विकल्प सोचते हो? क्यों नहीं ऐसा ब्रांड बनाते हो जो बड़े ब्रांड सोचे यार हमारे को ये ब्रांड खरीदना है, और उसके लिए आपको कोई IIM अहमदाबाद से IIT से पास आउट होने की जरूरत नहीं है। ये मन में आपके वो है धारणा है। गलत आपको अगर धारणा। व्यापार समझ आता है, आपको अपना कस्टमर समझ आता है, आपको अपना प्रोडक्ट समझ आता है, तो आपको IIM IIT से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आपके यहाँ काम करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, हायर कर लेना 5 लाख रुपए महीना देके किसी को। तो सर जीएसटी चोरी ना करने से क्या क्या फायदे होते हैं एक बिजनेसमैन को? जीएसटी तो चोरी करनी ही नहीं चाहिए भाई। मतलब वैसे तो टैक्स भी नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को ऑप्शन दे दिया है कि संजय भाई ये बताओ छोटा व्यापारी जीएसटी चोरी करे या इनकम टैक्स चोरी करे, ऐसा नहीं है। मतलब आप समझिए कि आज पिछले साल निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि बैंक्स को, एनबीएफसीज को वो ताकत दे रही हैं कि सिर्फ आपके जीएसटी फाइलिंग के बेसिस पे आपको कोलैटरल नहीं फ्री देना पड़ेगा। लोन मिल सकता है। वाह। सरकार आपके लिए कर रही है भाई, जितना कर सकती है उतना कर रही है। मैं यहाँ पे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, पर एक आपको जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे को 40 मार्क्स आए पर पिछली बार 30 आए थे, तो आपको दिखता है ना मेरे में प्रोग्रेस हुई है। तो अगर मैं देखता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या प्रोग्रेस हुई, तो प्रोग्रेस हुई है। स्कीम्स में देख लो या फिर कोई भी आप चीज़ें देख लो तो उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो आपको जीएसटी की चोरी बिल्कुल, आप चोरी का सोचो ही मत। डोंट एंटर इनटू बिजनेस विद द माइंडसेट मैं यहाँ से 1 रुपया निकाल लूंगा, यहाँ से 2 रुपये। मैं बता रहा हूँ आज AI का ज़माना। मेरे एक फ्रेंड ने एक दिन अचानक से मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और मेरे को बोला संजय भाई ये एक इशू हुआ है। क्या इशू हुआ है? तो कोई पहले वो किसी कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने फेक बिल लिया था जीएसटी का। तो फेक बिल लिया तो एक्स कंपनी थी, उसने वाई कंपनी से बिल लिया, वाई को पैसा दिया और हो गया जी, ठीक है, इनको कैश मिल गया। अब वो वाई कंपनी को जीएसटी भी दिया इन्होंने, वो जीएसटी बिल था। अब वो वाई कंपनी ने आगे जेड कंपनी को बिल रेस किया, जेड कंपनी ने ए कंपनी को, ए कंपनी ने बी कंपनी को, ऐसे चलता रहा। और एंड में जिसने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया वो जाते जाते 6-7 लेवल्स पे चली गई। आपको पता है जीएसटी की रेड ये 7 कंपनी पे लगी, 7 कंपनीज को घेर लिया गया। अरे भाई उनके पास जो आज सोफिस्टिकेटेड टूल्स है ना, वो आपको ऐसे पकड़ लेंगे अपने जीएसटी की। जब वो चाहे तब पकड़ आप सोचो, अगर आप जैसा मंदबुद्धि आदमी, आप जैसा छोटा व्यापारी अगर एक चोरी का स्ट्रैटेजी बना पा रहा है, तो आप ये समझ लेना कि वो उनकी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक तरीका है चोरी करने का। और मैं मंदबुद्धि क्यों बोल रहा हूं, आपको बुरा लगना चाहिए कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं चोरी करूं, और आप सोच रहे हो कि हाँ सरकार को पता भी नहीं चलेगा, मैं बिल ले लूंगा सरकार। और तुम्हारे जैसे रोज के या वो क्या कहते हैं रेड मार रहे हैं इस टाइम पे। सो एट द एंड ऑफ द डे डोंट गेट इनटू, सच्चा बिजनेस करो, अच्छा बिजनेस करो, बिजनेस को ग्रो करो, रेवेन्यू को बेटर करने के एवेन्यू सोचो, रियल बिजनेस करो, मत पड़ो ये चक्कर में। ओके, एक स्टेटमेंट होता है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कायदे में रहो, कोई ये लुच्चागिरी करने की जरूरत नहीं, सरकार के पैसों पे ऐश करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का जो बनता है उनको दो। क्या हम जीएसटी नहीं देते? हम देते। हमने तो टारगेट रखा इतना जीएसटी देंगे सरकार को। अब मेरा रेवेन्यू का तो जीएसटी दूंगा ना, आएगा तो पाएगा ना। ठीक, और आपको देना हाँ दूंगा तो मैं देना तो वही जो आ रहा है उससे ही देना हाँ, है। ऐसा थोड़ी सरकार रोज आगे की डीम्ड रेवेन्यू है तुम्हारा 1 करोड़ रुपए, तुम्हारे को 18 लाख जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मांग रही है बेचारी। वो कह रही है कमा लोगे तो मेरे को भी दे देना, और प्राइस में फैक्टर कर लो आगे। और भाई आप जब वो जीएसटी का पैसा लगता है, आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है ना। अगर कोई रोड बन रही है तो जिस जगह पे आपका माल जाता था पहले, हो सकता है उस जाने में 2 दिन लग रहे थे, आज 1 दिन लगता है, तो आपकी तो कॉस्ट बच रही है ना। हाँ, लास्ट 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। बहुत आज देखो इंडिया speed में 2014 के आसपास तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वाज 14%, टुडे इट हैज कम डाउन टू 11% एंड द टारगेट इज टू मेक इट टू 7%। वाओ। तो ये फायदा किसको मिलेगा? व्यापारी को मिलेगा भाई, तुम्हें ही मिलेगा। कल को तुम्हारी कॉस्ट कम होंगी तो तुम्हारा प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा। तो आपको ये साइकिल को समझना पड़ेगा, मनी रोटेशन साइकिल को समझना पड़ेगा।
कि आपका पैसा आपके ही काम आप आने ही के वाला काम है। जो सरकार को दे रहे हो आप, वो एक एंड घूम के कोई ना कोई तरीके से आप ही को काम आने वाला है। पर उसके बाद भी अगर आपको चोरी करनी है, चकारी करनी है, तो आप ये समझ लो कि अब जो एआई टूल्स इन लोगों के पास हैं, उससे आप चोरी नहीं कर पाओगे। नहीं, कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। वो आपका सोशल मीडिया चेक कर ले भाई। तुम बोलो मैं साल का 1 लाख कमा रहा हूं और पता चला कि कल जाके हांगकांग में फोटो डाल रहे हो कि मैं तो देखो यहाँ पार्टी कर रहा हूं, तो वो समझ जाएंगे भाई 1 लाख का प्रॉफिट दिखाने वाला हांगकांग तो घूमने नहीं जा सकता, है ना। यहीं का आसपास घूम लेते बहुत बड़ी बात थी। तुम हांगकांग जा रहे हो और उसके बाद फोटो भी डाल रहे हो, या फिर फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, तो वो समझ जाएंगे ना कि भाई कुछ तो बड़ा कमा रहे वो हैं। क्या ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो वाला सिस्टम हो जाएगा। संजय सर, आपके एक क्लाइंट से मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि संजय सर ने मेरी बैलेंस शीट देखी। मैं वापस बैलेंस शीट पे आता हूँ क्योंकि मैं आपको बैलेंस शीट का डॉक्टर मानता हूँ। और बोले मैं संजय सर ने बैलेंस शीट देखी और मेरे 80% प्रोडक्ट बंद करवा दिए। हाँ, तो ये इसके पीछे की थोड़ा साइंस हमारे छोटे व्यापारियों को बताइए, जो बहुत सारे एसक्यू पे एसक्यू बनाने लगते हैं और फिर बाद में उसमें ही जम्बल्ड हो जाते हैं। एक्चुअली मैं 90% बंद करवा रहा था, माना नहीं। तो माना नहीं वो मेरे से। मेरे को कन्विंस नहीं, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि तेरे को 90% बंद करने हैं। देखिए, आप हमारे यहाँ ना व्यापारी, अगेन कॉन्फिडेंस का कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी है कि आपका एक प्रोडक्ट बना, आपने बड़ी मेहनत से बनाया, अच्छे से बनाया, पर वो सुपर हिट नहीं होगा, पहले दिन नहीं होगा, ठीक है। आपने कस्टमर्स को दिया, अब कस्टमर्स का कोई रिएक्शन आया, कस्टमर्स ने आपको कुछ फीडबैक दिया, तो आपकी टीम आके, अब टीम को भी इजी वे आउट चाहिए। तो बाबूजी ये तो हमने भुजिया लॉन्च की थी, ये तो चली नहीं। तो बाबूजी बोलेंगे अब क्या करें? बोला अब मैं कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करता हूँ, चलो। अरे भाई, आपने एक चीज़ लॉन्च करी है, उसको टाइम दो, उसको स्टडी करो, उसकी पैकेजिंग होती है, उसका टेस्ट होता है, उसका प्रेफरेंस होता है, कोई लोकेशन पे किस तरह की चलेगी, कोई लोकेशन पे किस तरह की चलेगी। हल्दीराम ने पहले 13 साल सिंगल प्रोडक्ट पे काम किया था। पहले 13 साल 13 ईयर्स ही वॉज ऑन सिंगल प्रोडक्ट, भुजिया। हाँ, उसमें 2-3 वेरिएंट्स, मोठ दाल और ये, बस ऐसा, और कुछ भुजिया। 13 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस उसने एक ही प्रोडक्ट पे काम किया। एंड मेरे को आज बताने की जरूरत नहीं वो कितना बड़ा एम्पायर है। मोर देन $1 बिलियन की सेल करता है साल की, $10 बिलियन की मार्केट कैप है उसकी। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि आप ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, आप कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाते हो। एक बार यही जो आपने किस्सा सुना है, उसमें हुआ क्या था कि उनके पास है ना एडल्ट डाइपर्स का ब्रांड था, तो उनके पास कुछ 145 SKUs थे। तो हमने उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला और हमने उसके सामने उसकी सेल्स डाल दी। तो मज़ेदार बात ये थी कि 50% सेल, जो टोटल सेल्स का 50%, 4 SKU से आ रहा था। टोटल कितने? 140, उसमें से 4 SKU से 50% सेल आ रहा था। 146 मिला के 50% कर रहे थे। हाँ, बचा हुआ जो 136 है वो आपके 50%, 136 146 जो भी आसपास था नंबर, 140 150 होगा, एग्जैक्टली इतना याद नहीं है। तो अगला, मतलब अब अगला 30% जो है वो 12 प्रोडक्ट कर रहे थे। मतलब तो 12 4 16 प्रोडक्ट 16 प्रोडक्ट मिला के 80% 80% कर रहे थे। 95 प्रोडक्ट्स लास्ट का 5% कर रहे थे। 95% प्रोडक्ट मिला के केवल 95 प्रोडक्ट्स, 95 प्रोडक्ट लास्ट की 5% सेल कर रहे थे। अगर 1 करोड़ की सेल थी तो आखिरी 5 लाख की सेल 95 प्रोडक्ट से थी। ठीक है, अब समझ आ गया। FSN, फास्ट स्लो नॉन मूविंग। फास्ट होता है कि जो 80% सेल है, स्लो होता है जो 15% सेल है, नॉन मूविंग है जो 5% सेल है। फिर हमने देखा कि ये जो फास्ट वाली है उसकी इन्वेंट्री कितनी है। तो अगर मेरे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री है तो लॉजिकली 80 रुपए की इन्वेंट्री वो होनी चाहिए जो फास्ट चल रही है। वहां वो रेशियो है 40, आधी। तो मैंने बोला उनको, मैंने बोला आपकी ऐसी काफ़ी बार सिचुएशन आती होगी कि माल नहीं पहुंचा पाते, माल आप पहुंचा नहीं पा रहे हो, आप बोलते हो मैं बताऊंगा मेरे गोडाउन में नहीं है, वेयर हाउस में नहीं है। बोलते हाँ, लास्ट का जो 5% है उसकी इन्वेंट्री है 25%, और उसमें से कुछ माल ऐसा है जिसकी इन्वेंट्री इनके पास, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो सेल्स की रन रेट चल रही है उनके पास 3000 साल की इन्वेंट्री है। मजाक नहीं कर रहा हूं, तो पहले तो मैंने भी एक बार एक्सेल को खोल, बोले ठीक है यार तेरा नंबर, 3000 साल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मतलब सर 3000 साल के कितने पुश्तों का काम करवाओगे एक बेचारी इन्वेंट्री से? तो इस क्लासिकल प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो है नहीं। तो एक छोटे व्यापारी को पहले तो अपने SKUs बहुत कम कर देने चाहिए, फैलावट कम करो, ठीक है। सेकंड,
आपकी जो सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है वही आपकी इन्वेंट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये जो तो वो ज्यादा बात हो गई। बिकता है वही आपके पास देखो ज्यादा माँ, वो होना कहते हैं ना, चाहिए। माँ भी उसको एक रोटी ज़्यादा देती है जो पैसा कमाता है। हम्म, अब अगर बच्चा एक पैसा कमा रहा है और उसको रोटी एक कम मिले तो गलत हो जाएगा ना, हम्म, है ना। तो इसी तरीके से आपको इन्वेंट्री वही ज़्यादा रखनी है जो बिक रही है। इतना ठीक करने पे चित्रेश भाई, उनकी इन्वेंट्री उन्हीं की बैलेंस शीट में से उनको 2 करोड़ रुपए फ्री हो गए, मतलब 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने ऑलमोस्ट निकलवा दिया, कैश फ्री कर दिया। कैश फ्री कर दिया। अब 2 करोड़ का जब कैश फ्री होता है तो वो साल में 6 बार घूमता है, तो 12 करोड़ की सेल देता है, और 12 करोड़ की सेल में मरे पिटे 30% मार्जिन है उनका, तो 3.5 करोड़ रुपए मैंने उनको हर साल का फ्री करके दे दिया, क्योंकि अब वो 2 करोड़ से राइट इन्वेंट्री खरीद रहे हैं हाँ, वो 2 करोड़ से उन्होंने वो माल बनाया जो माल ज्यादा जो बिक रहा ज्यादा था। बिक रहा। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ सुनो, ये तो चलो क्वांटिटेटिव फायदा हो गया, क्वालिटेटिव फायदे सुनो। वेयर हाउस की स्पेस आधी, रेंट बचा। अच्छा, जो सप्लायर लास्ट का माल देते थे उनके साथ चीची पै पै पू चल रही थी, रोज चल रही थी। रोज का झगड़ा था। क्यों? वो कह रहे तू मेरे पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहे तेरा माल नहीं बिक रहा, तो झगड़ा चलता रहता था, टाइम वेस्ट होता था। अब बोलते मेरे को फोन आना ही बंद हो गए, मुद्दा ही खत्म, रिलेशन फिनिश्ड। और सबसे बड़ी बात, मैन पावर कम हो गया होगा। मैन पावर कम हो गई, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो माल ज़्यादा बिक रहा था, क्योंकि अब वो ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कम हो गई, मार्जिन बढ़ गया। और बोलते अब दिन में 4-5 घंटे में फ्री बैठा होता हूँ, कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है सर। 4-5 घंटे फ्री बैठा होता हूँ और बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करता हूँ कि अगला मार्केट क्या ओपन करूँ, अगला क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, अपने कस्टमर से इतना बात करूँ। ब्यूटीफुल आपने इतना सा ट्वीक किया बैलेंस शीट में, हल्का सा, और केवल अवेयरनेस की कमी थी उसको। हाँ, और आपके जैसे एक कंसल्टेंट की उसने सर्विस ली और उस कंसल्टेंट ने उनको सही जगह पे सही ट्यून कर दिया, तो आदमी को मानसिक शांति भी मिली, मचमच से भी दूर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई, और अब सुकून से धंधा कर बिल्कुल। पा रहा है। अब एक MIS बनी है, हर सोमवार, मतलब जैसे ऑफिस में आते हो, ठीक है, मंदिर में जो भी आप पूजा वूजा करो, बैठो, इस MIS को ओपन करो, डेटा आपकी टीम भरेगी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, रेड ग्रीन ब्लू पता चल जाएगा। अगर रेड है तो ये आपको इन्वेंट्री अब कम हो रही है, फटाफट दिखा दो। ग्रीन है तो सब ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ब्लू है तो इमीडिएट एक्शन के लिए बोल दो और प्रोसेस स्टार्ट कर दो। रेड है तो इमीडिएट एक्शन कर दो। तो ये हर छोटा बड़ा व्यापारी सब कोई भी कर सकते हैं। सकता है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। पर होता क्या है कि जब आप किसी को बोलते हो ना कि तू तेरे 90 प्रोडक्ट बंद कर दे, 100 प्रोडक्ट बंद कर दे, तो एक बार को रो पड़ता है। उसने बहुत मेहनत से सोच के उनकी चीज़ें सेल्स टीम में भी एक लड़का बोला सर ये मत बंद करो, ये बहुत बिकता है। मतलब देख, या 2 चीज़ें हैं, या तो तू रिकॉर्ड नहीं कर रहा, हाँ, या तो तेरा डेटा झूठ बोल रहा या है, तो तेरा डेटा झूठ बोल या रहा है, तू झूठ बोल रहा है। या तू चोरी कर रहा है, कि पिक तो रहा है, तू पैसे लेके चले जाता है, और इन्हें नहीं बाबूजी क्या बात करते हो। तो मैंने बोला भाई डेटा से बात करते हैं ना, क्यों परेशान हो। लकीली उनके पास एक ठीक ठाक ERP सिस्टम लगा हुआ था बेसिक, तो पता चल गया, डेटा इजीली पता चल गया। तो कोई भी छोटा व्यापारी है, बिजनेस में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, बिजनेस आपको मौके बहुत देता है। बिजनेस विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि एक गोइंग कंसर्न है ना। कभी आपने सप्लायर का पैसा थोड़ी देर होल्ड कर लिया तो आपके पास कैश फ्लो आ गया, पर अगर आप उस दौरान अपने आप को ठीक कर लो तो भाई साहब आप कहाँ जा सकते हो आप सोच नहीं सकते। और ये हमारा छोटा, आप देखिए, मैं हमारे छोटे व्यापारियों से बहुत प्यार करता हूँ, आप ये बात जानते हो, पर्सनली भी जानते हो। यस यस यस। पिछले 6 साल से, एंड मैं तो कभी कभी बिना पैसे के भी कंसल्ट कर देता हूँ, और फ़ोन कर रहा यार ये कर लो ये कर लो ये कर लो। माई पॉइंट इज़ कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, उसकी खुद की परेशानी कितनी है, वो घर पे बेचारा 18-18 घंटे काम करता है, घर वालों को टाइम नहीं दे पाता, देश की उन्नति में उसका एक सपोर्ट है, इतने लोगों को तनख्वाहें दे रहा है, बैंक को ब्याज दे रहा है, और सारा दुनिया का बोझ उठा के बैठा है, कंप्लायंस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की हेल्प करनी बनती है, और आई होप इस एपिसोड से या इस सेक्शन से उसको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली हो। सर एक और बिजनेसमैन गलती करते हैं, वो सप्लायर का पैसा बहुत रोक रोक के देना चाहते हैं, मतलब उनके पास पैसा होता भी है तो भी वो कमिटमेंट पे पैसा नहीं देते हैं। इससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या लॉस होता है एक बिजनेसमैन को, और आप क्या एडवाइस करोगे? मैं ना एक बार रिलैक्सो फुटवेयर के एक बहुत सीनियर व्यक्ति से मिला। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया कस्टमर के लिए कॉल सेंटर बनाती है ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर, जो भी बोलो। बोलते हैं हम अकेला ब्रांड है जिसने सप्लायर के लिए कॉल सेंटर बनाया हुआ है कि सप्लायर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आप समझिए कि जो सप्लायर है ना, वो अगर आपको माल नहीं दिया तो आपका कस्टमर, एम्प्लॉय, बैंक सब धरे के धरे बैठ जाएंगे। आपकी जो मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो धरी की धरी रह जाएंगी। और लोग सप्लायर को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, वही मैं समझ। सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। क्यों कर रहे हो? आपको जब नेगोशिएट करते हो ना, ठोक के नेगोशिएट करो, भाव पे नेगोशिएट करो, क्वालिटी पे नेगोशिएट करो, टाइम पे पेमेंट negotiate टर्म्स करो। पे नेगोशिएट करो, सब कुछ नेगोशिएट करो। फिर भाई अपनी ज़बान के हो ना तो दो। हाँ, कभी कभी बिजनेस में सिचुएशन खराब हो सकती है, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस खराब हो जाता है, उस टाइम पे आपका रिलेशनशिप काम आता है। पर वो तब काम आएगा जब आप पहले Maintain टाइमली करो बेसिस पे शुरुआत से। पेमेंट कर रहे थे। अगर मैं आपको, चित्रेश भाई, आप मेरे को एक सर्विस दे रहे हो, मैं आपको 10 बार टाइमली पेमेंट दूँ, 11वीं बार मैं आपको 5 दिन की मोहलत मांग लूँ, आप बोलोगे संजय भाई 10 दिन लो, चिंता मत करो। क्यों? मेरा रिलेशन बना, आपने मेरी परफॉर्मेंस देख ली। पर पहले ही बिल पे मैं 3 दिन डिले कर दूँ, अगले दिन पे 5 दिन डिले कर दूँ, फिर मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ, है ना, फिर मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, तो देन यू विल से यार इसके साथ काम ही नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक अगर आपको बिजनेसमैन का व्यक्तित्व समझना है ना, उसके सप्लायर से उससे बात कर लो, एम्प्लॉय से नहीं, कस्टमर से भी नहीं, सबसे पहले सप्लायर से बात करो। सप्लायर आपको बताएगा इस आदमी की असली नीयत क्या है, खोटी है कि ठीक है। मतलब मार्केट रेपुटेशन में भी सप्लायर की पेमेंट बड़ा योगदान देती है। सबसे बड़ा योगदान है। अरे सर आप बताओ कि अगर कोई ब्रांड टाइमली पेमेंट कर रहा है, ठीक है, उसका जो वेंडर है ना, अगले 10 वेंडर को बोलेगा भाई इसके साथ काम कर ले, पैसा नहीं मरेगा। अपने आप एक ही वर्ड यूज होता है, पैसा नहीं मरेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि भारत में पेमेंट के मामले में सबका दीन ईमान खराब है, एकदम खराब है। कोई टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं करना चाहता, सब सोचते हैं मैं हथियार लूँ। इसके लिए एमएसएमई समाधान बना, ठीक है, उस समाधान में आज तक 10% केस रिजॉल्व हुए हैं और एवरेज केस रेजोल्यूशन टाइम 3 साल है। तो जब आप इस इकोसिस्टम में है ना, तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप सप्लायर को टाइमली पेमेंट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, लार्सन एंड टूब्रो सप्लायर को 200-250 दिन पेमेंट नहीं करता, उसका एवरेज सप्लायर पेमेंट टाइम फ्रेम 200-250 दिन का है। पर वो क्यों है? क्योंकि पहला वो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स देता है कि जैसे कस्टमर से आएगा तो तेरे को देंगे। सेकंड, वो लार्सन एंड टूब्रो है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से, ठीक बात है। पैसा नहीं मरेगा वहां पे। तो या तो आप अपनी रेप्यूटेशन वैसे बिल्ड करो। हाँ, इतना धंधा वो देता है कि आदमी 250 दिन वेट करता है, करना ही पड़ता है उसको। अच्छा, उसको जैसे बिल रेज हो गया तो कोई ना कोई बैंक इस वेंडर को बोलता है कि तू मेरे को ये बिल दे दे, मैं तेरे को उसका अगेंस्ट पैसे दे देता हूं, क्योंकि उसको पता है कि लार्सन एंड टूब्रो का पैसा नहीं मरेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप लार्सन एंड टूब्रो के वेंडर हो, आपने लार्सन एंड टूब्रो को 1 करोड़ का बिल रेज कर दिया, अब वो दे रहा नहीं है, आप चले जाओ HDFC बैंक के पास, बोलो सर देखो मैंने 1 करोड़ रेज किया है लार्सन एंड टूब्रो को, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है, पर अभी पेमेंट देने में टाइम लगेगा, आप मेरे को पैसे दे दो। वो आपको 90 लाख दे देगा, बोले मैं रिकवर कर लूंगा, बचा हुआ तेरे को बाद में दे दूंगा, जिसे बिल्स डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो उनको पता है ना उनके पास उतनी ताकत है, तो उन्होंने अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो आराम से सप्लायर को यूज करते हैं, सप्लायर का पैसा यूज करते हैं। यूनिलीवर भी सप्लायर को पैसा देता है 140 दिन के बाद, सप्लायर के पैसे पे बिजनेस करते हैं दोनों, पर वो उनकी ब्रांड की ताकत है। या तो आप उतने बड़े बनो पहले, हाँ, उतना कंजम्पशन है, उतना धंधा है, उतना रेवेन्यू है, उतना ब्रांड प्रॉफिट है। AA+ रेटेड कंपनीज हैं, बैंक्स मरते हैं उनके साथ काम करने को, लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो या तो आप वैसे बन जाओ, नहीं तो पहले अपने शब्दों का अमल करना सीखो। देखो आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एक सप्लायर है ना, जैसे ही उसको ये थोड़ा बहुत हिंट होता है कि एक बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो वो उसके पीछे भागता है, मेरे पेमेंट दे दे, मेरी पेमेंट दे दे यार, मेरी पेमेंट दे दे, मेरी पेमेंट दे दे। और एक सप्लायर को जैसे पता चलता है एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्सन है, यूनिलीवर है, रिलायंस है, अडानी है, वो कभी नहीं लड़ता। परसेप्शन, मतलब वो पैसे मांगने भी नहीं जाता है, पैसे मांगने भी नहीं जाता, बोला यार जब दे देंगे यार, कोई चिंता नहीं, धंधा बंद नहीं होना, धंधा बंद नहीं होना चाहिए, टूटी बंद नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ वो उसको रहता है कि नहीं नहीं मेरे पैसे अभी कल दो, नहीं तो मैं चिट्ठी भेजता हूँ, अभी मैं लॉयर को भेजता हूँ, वो धमकी देता है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी रेप्यूटेशन ऐसी है, तुमने मेहनत ही नहीं करी रेप्यूटेशन बनाने में। आज जब वो रिलैक्सो वाले से बात की, वो कहता है कि अब हमारे को टाइमली बेसिस पे रबड़ मिलना, डिजाइन मिलना, मार्केट में कहीं माल नहीं होता, हमारे पास होता है, उससे आपकी सेल नहीं रुकती ना। तो सप्लायर की इज्जत करो, जो वचन किया, मैं नहीं कह रहा ज्यादा कम, जो वचन दिया वो निभा दो बस। मतलब 180 दिन की बात है तो आप बोलो 2 साल बाद दूंगा, पर 2 साल बाद दो, फिर 2 साल से 1 दिन पहले दे दो, वो आप दोनों का नेगोशिएशन, उसमें मेरा कोई कहना नहीं है, ठीक है, दैट इज योर नेगोशिएशन, आप कितना नेगोशिएट करते हो उसके, वो आपकी ट्रिक है। पर आप बोलो रहे हो बाबूजी चिंता मत करो, 10 दिन में पैसे दे दूंगा, और फिर 3 साल फोन ही ना, फिर आप 3-3 महीने फोन नहीं उठाओ, तो फिर आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है। सो रेपुटेशन
इज द बिगेस्ट करेंसी इन बिजनेस. ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी इन बिजनेस. होता ही बिजनेस ट्रस्ट के बेसिस पे भाई. तो संजय सर, क्लोजिंग क्वेश्चन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पॉडकास्ट ही किया था, कि कौन सी 3 टॉप गलतियाँ एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट में करता है जिसको वो थोड़ी अवेयरनेस से सुधार सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है. सबसे पहली गलती है कि अपने प्रॉफिट रेशियोज ना पता होना. ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा, EBIT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए. इन सबको थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन. ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये पानी की बोतल पड़ी है, ठीक है, उठा लो. पानी की बोतल है. अब ये पानी की बोतल आपने 10 रुपये में खरीदी फॉर एग्जाम्पल. इसका प्लास्टिक, इसके अंदर का पानी, इसका ढक्कन, रैपर, ये सब और इसकी लेबर, समझो वो बनाने में वो लगे 5 रुपये. 10 रुपये में बिकी, 5 रुपये में ये सब हुआ, तो 5 रुपये इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को पाने के लिए एक ऑफिस भी लगा, एक हेडक्वार्टर लगा, मार्केटिंग लगी, कमीशंस लगी, जनता की सैलरी दी. तो वो सब जब माइनस कर देते हैं तो बचता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन, जिसे हम एबिटा कहते हैं. ठीक है. अब अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज है कि आपने कुछ मशीनें खरीदी थी. ठीक है, तो मशीनें जब आपने खरीदी, पैसे तो पूरे दिए, पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको वो डेप्रिसिएशन मिलता है. तो आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी थी, 10 साल की मशीन थी, तो 10 लाख रुपए पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन मिल जाता है. ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया. उसके बाद बचा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब 2 लोग बचे, एक बचा साहूकार, एक बची सरकार. तो साहूकार हो गया इंटरेस्ट, आपने लोन लिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट देना है. फिर पीबीटी आ गया, अब बची सरकार, आपने सरकार को टैक्स दे दिया. अब जो पैसा है वो आपका पैसा है, उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं. ये 5 नंबर आपकी आंखों के सामने होने चाहिए हर महीने, या एटलीस्ट हर क्वार्टर आपके आंखों के सामने ये नंबर्स होने चाहिए. सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि बैलेंस शीट को असेट हैवी कर देते हैं. असेट हैवी का मतलब है या तो वो फिक्स्ड एसेट्स बहुत भारी भारी ले लेते हैं, या वो करंट एसेट्स बहुत ले लेते हैं, इन्वेंट्री भर देते हैं. जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री. तो आपको ना कभी भी बिजनेस को एसेट हैवी नहीं करना, बिकॉज एसेट हैवी जैसे ही आप बिजनेस को करते हो आपका पैसा फंस जाता है. अब या तो वो पैसा आप दोगे या बैंक से लोगे. अगर आप बैंक से लोगे तो आप ब्याज दोगे, अपना पैसा लोगे तो उसकी भी कीमत होती है. उसकी भी कीमत होती है. लोग सोचते हैं मेरे पैसे की कोई कीमत नहीं है, जबकि खुद की पैसे की कीमत बैंक की कीमत से ज़्यादा होती है. उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है. तो सेकंड है कि एसेट हैवी बिजनेसेस आप कर देते हो. और तीसरी चीज़ मेरे को लगता है कि जो सब बिजनेस सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो धंधे का कैश फ्लो नहीं बनाते. आप हर छोटे व्यापारी के पास अपने अगले 3 महीने का कैश फ्लो आपके जेब में होना चाहिए रोज़. इसका मतलब ये है कि अगले 3 महीने आपकी कितनी सेल होने वाली है, कितनी कलेक्शन होने वाली है, क्या खर्चे आने वाले हैं, कौन सा इंटरेस्ट देना है, कौन से कुछ लोन का रीपेमेंट करना है कि नहीं करना, कोई और एंसिलरी एक्सपेंसेस करने हैं. ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज से 3 महीने बाद आपको दिख रहा है कि आपके बिजनेस में 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है. तो आज आप प्रिपेयर करोगे कि मैं उसके लिए लोन ले लूँ. पर अगर तीसरे महीने अचानक से आपका अकाउंटेंट है, बाबूजी आज तो पैसे नहीं है, अब आपको लोन नहीं मिलेगा. ठीक है, पैसे लेने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत भारी ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं करी. 3 महीने, मैं नहीं कह रहा साल भर, 3 महीने की प्लानिंग कर लो. शांति से बैठो, हर महीने के एंड पे बैठो, अगले 3 महीने की प्लानिंग कर लो. उससे क्या है, टारगेट भी मिल जाता है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, और उसके बाद अपना बिजनेस भी अच्छे से चला सकते हो. ये 3 चीज़ें कोई करेक्ट कर ले, मेरे को लगता है वो भारत देश के 90% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से बड़ा हो जाएगा. बहुत बढ़िया. संजय सर, वैसे तो ये कन्वर्सेशन रोकने का भी मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे लगभग 8-10 सवाल और प्रिपेयर हो गए थे जो पहले सवाल के बाद से ही बन गए थे. तो एक बार और हम इस पॉडकास्ट को दोबारा फिर से और करना चाहेंगे, और लोगों के भी सवाल लेना चाहेंगे. अभी तो मेरे ही सवाल ख़त्म नहीं हुए, फिर पॉडकास्ट के बाद कुछ सवाल आएंगे. तो संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में. और सच में जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो यदि ये बैलेंस शीट के डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करेंगे तो उनको ज़रूर उनकी लाइफ में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ मिलेगी. तो वॉच करते रहिए ऐसे वीडियो के लिए, और कमेंट करके बताइए संजय सर से हम क्या क्या सीख सकते हैं. धन्यवाद. तो गाइज, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज चित्रेश भाई और मैं एक दूसरे को ऑलमोस्ट 6 साल से जानते हैं, और बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा. एंड उन्होंने अपना पॉडकास्ट सीरीज चालू किया, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आज के इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल देना. ये वीडियो एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस तरीके की नॉलेज काम आएगी. और हाँ, और क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में वो भी ज़रूर बताइएगा. किन गेस्ट्स को देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिखेगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ये चैनल मेरे भाई का है और मैं चाहता हूँ
कि और ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े ताकि वो और अच्छे गेस्ट्स को लाके आपको इतनी ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।